सभी साथियों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीएस हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की विज्ञान हिंदी मीडियम में प्योरली एनसीईआरटी पढ़ रहे थे अपन। कल का थोड़ा सा बता देता हूँ, कल हमने क्या पढ़ा। कल पार्ट नंबर 4 डाला गया था चैप्टर 2 का, जिसमें अपन ने विलियन के बारे में, विलय क्या होते हैं, विलाय क्या होते हैं, विलियन के उदाहरण, विलियन के गुण धर्म कल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो कल की क्लास देख लीजिए आप, 36 मिनट की क्लास है, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग डालिए अपना मिश्र धातु, जो एक प्रकार का विलियन ही है। अभी विलियन आगे चलता जा रहा है, तो हेडिंग डाल लीजिए मिश्र धातु में, मिश्र धातु। इंग्लिश में इसको एलॉय बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एलॉय। हेडिंग बहुत ही शानदार है, 9th में खूब आता है, कंपटीशन में भी खूब आता है। मिश्र धातु होता है क्या, देखो कुछ नहीं है। जैसे अपन ने विलियन बनाते हैं कि पानी में चीनी डाली, वैसे ही यदि दो सॉलिड यानी ठोस धातु है कोई, उन दो को गर्म करके मिला के पीट के मिला देते हैं। अपन ये चाहते हैं कि जैसे कोई एक धातु ए है, एक धातु बी है, एक के पास कोई बढ़िया गुण है जो अपने काम आ सकता है, बी के पास भी कोई बढ़िया गुण है जो अपने काम आ सकता है, तो अपन एक ऐसी धातु बनाना चाहेंगे जो दोनों गुण एक जगह आ जाए। तो क्या करेंगे, अपन दोनों धातुओं को लेंगे, दोनों धातुओं को मिक्स कर देंगे और उनका एक विलियन बना देंगे। जो ठोस का विलियन होता है, वो धातु भी ठोस ही बनेगी। तो ऐसी धातुओं को बोलते हैं मिश्र धातु। तो ध्यान रखना, मिश्र धातु भी एक समांगी विलियन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आता है, क्या मिश्र धातु समांगी विलियन होती है? बिल्कुल, मिश्र धातु समांगी मिश्रण होती है, अर्थात ये भी एक विलियन का एग्जाम्पल है। और मिश्र धातु में जो भी धातु मिलाई गई है, उन सभी धातुओं के गुण एक जगह हो जाते हैं। अतः अपन ऐसी कई धातुएं बना रखी है। आपके सिलेबस में सिर्फ एक धातु है जो याद करनी है, पीतल। तो पीतल है वो एक मिश्र धातु है, ध्यान रखना। उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो उसमें तांबा और जिंक। ये क्वेश्चन आएगा कि पीतल मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है। तो पीतल में कौन कौन मिलाओगे आप, तांबा मिलाओगे और जिंक कितना कितना मिलाओगे वो भी याद करना है। तांबा 70% मिलाओगे और जिंक है वो 30% मिलाओगे, तो ऐसे जाके कौन सी धातु बन जाएगी, पीतल। तो इसकी 4-5 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन लिखते हैं, लिखिए आप। तो मिश्र धातु, ये क्या, इसकी लाइन्स क्या हो जाएंगी, यह है दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। बिल्कुल सही है, मिक्सचर होता है, लेकिन कौन सा मिक्सचर होता है, समांगी मिक्सचर होता है। तथा क्या कह सकता हूं, ये एक प्रकार का विलियन भी है। तो इसमें क्या होगा, मिश्र धातु में मिलाई गई धातुओं के गुण पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, धातुओं के गुण पाए जाते हैं। यानी अपन ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे एक धातु है वो कठोर है, अच्छी है, लंबी उम्र है उसकी। एक ऐसी धातु है जिसमें चमक अच्छी है, तो अपन एक ऐसी धातु बनाना चाहते हैं जिसमें चमक भी हो और लंबी भी चले, कठोर भी हो। तो ऐसा क्या करेंगे, दोनों धातुओं के निश्चित अनुपात में, थोड़ा अनुपात भी देखा जाता है कि कितनी चमक रखनी है, कितनी कठोरता रखनी है, उस हिसाब से मिला देते हैं। तो जो नई वाली धातु बनेगी उसमें उस धातु के भी गुण होंगे, उस धातु के भी गुण होंगे, तो मिश्र धातु ऐसे बन जाएगी। बहुत आसान है। तो मिश्र धातु में मिलाई गई धातुओं के गुण पाए जाते हैं, ये भी याद हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, इन धातुओं को भौतिक विधि द्वारा एक बार यदि आपने मिला दिया तो फिर इनको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या लिखूंगा, मिश्र धातु में स्थित धातुओं को आसानी से
अलग नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना भाई। ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटे मोटा मेथड ला के तुमने अलग कर लिया, ऐसा नहीं होगा। पीतल में से कॉपर और जिंक को अलग करना इतना आसान काम नहीं है। मिश्र धातु में से इसी धातुओं को आसान से अलग नहीं किया जा सकता। आप तो उदाहरण याद करो, ज्यादातर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उदाहरण। तो उदाहरण में याद करना है पीतल, सुना होगा घर में पीतल के बर्तन होते हैं। तो पीतल बनाने का क्या तरीका है, तांबा कितना % मिलाओगे, 70% प्लस जिंक मिलाओगे 30%। याद कर लो अभी के अभी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनके सिंबल भी आ सकते हैं। तो तांबा का मतलब क्या है, इसको कई बार हिंदी में कॉपर ही लिखा हुआ आ जाता है, तो तांबा का कॉपर भी याद रखना है। और इसका सिंबल क्या होता है भाई, Cu प्लस जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। तो अब आपका ये मिश्र धातु में इतनी लाइनें थी जो खत्म हो गई हैं कि पीतल है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर 70% चाहिए और जिंक आपका 30% चाहिए। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इस चैप्टर का सबसे शानदार पढ़ते हैं, विलियन की सांद्रता। विलियन की जो न्यूमेरिकल फोर्सन है, यहां से आपके आंकिक प्रश्न भी आ सकते हैं। विलियन की सांद्रता, ये सांद्रता वर्ड तुमने कभी नहीं सुना होगा 9th क्लास में अभी तक। सांद्रता क्या होती है, तो बहुत ही इजी है, सुन लेते हैं बातों को। क्या होती है सांद्रता, मान लो एक सिंपल वर्ड में समझाना चाह रहा हूं कि आपने एक टेस्ट दिया, क्लास टेस्ट, वह आपका 10 नंबर का था। कितने नंबर का था भाई, 10। तो ये नीचे वाला आता है वो कुल अंक आता है, ओके। फिर आपने 10 में से 8 नंबर आए आपके, तो ये आए 8 नंबर। ये कौन से अंक होते हैं, प्राप्त अंक। तो इसको आप एक तरह की सांद्रता मान सकते हो कि 10 में से आपके कितने आए, 8। तो वैसे ही यहां सांद्रता निकालने का तरीका क्या होता है, सांद्रता का मतलब मात्रा ही होती है कि जो विलेय है, ध्यान रखना कल वाला पहले ये देख के आना तो समझ में आएगा। एक होता है विलेय, 2 वर्ड बताए थे कल, विलेय, और एक क्या होता है, विलायक। और इन दोनों को मिलाते हैं, एक विलायक होता है एक विलेय होता है, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता था, विलियन। अब देखो सांद्रता निकालने का तरीका क्या है। सांद्रताएं 3 प्रकार से निकालते हैं। पहले 3 वर्ड याद कर लो, विलेय, विलायक, विलियन। विलेय क्या होता था, जो विलियन बना उसमें कम मात्रा वाला विलेय होता था, ज्यादा मात्रा वाला क्या होता था, विलायक होता था, और दोनों को मिलाने पे क्या बन जाता था, विलियन। अब 3 प्रकार की सांद्रताएं निकालते हैं। तो सांद्रता का मतलब एक बात तो याद हो गई कि ये एक तरह की मात्रा है। अब इसकी परिभाषा देखो, फिर आपके समझ में आएगा। देखो कैसे लिखूंगा मैं, किसी विलियन में, ध्यान रखना अंडरलाइन करूंगा, किसी विलियन में स्थित विलेय की मात्रा, ध्यान देना, विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। आएगा भाई ये परिभाषा, ध्यान रखना, को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। यानी कोई भी विलियन है उसमें कितना विलेय है, कितना विलेय घुला हुआ है, वो देखेंगे अभी अपन ग्राम में देखेंगे कि लीटर में देखेंगे, कैसे देखेंगे। लेकिन एक बार के इतने ध्यान रखो कि कोई भी विलियन है उसमें कितना वो पड़ा है विलेय, तो वो ही जो मात्रा है उसकी मात्रा यदि आपने निकाल ली तो वो क्या कहलाती है भाई, सांद्रता। तो सांद्रता की परिभाषा है कि विलियन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है, उससे आप क्या समझते हैं। तो आप क्या बोलोगे, किसी विलियन में स्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता कई पदों में ज्ञात की जाती है। सांद्रता ज्ञात करने के कई तरीके हैं, लेकिन आप तो सिलेबस वाले पढ़ोगे तो 3 तरीके से सांद्रता निकालते हैं अपने। कितने तरीके से, तो ये मैंने 3 लिख दिया, 1 2 3। तो पहले अभी सुनो इन चीजों को, द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या बला है, अभी समझ में आ जाएगी, बहुत इजी है, यहां से न्यूमेरिकल आएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत, यानी द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं वेट। तो यानी ऐसा इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं W/W%। द्रव्यमान प्रतिशत, याद हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत, ओके ठीक है। फिर आ जाओ
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सब समझ में आ जाएगा। तो पहले है द्रव्यमान, बाद में है आयतन। तो द्रव्यमान की इंग्लिश तो W, आयतन का मतलब वॉल्यूम, तो W/V और प्रतिशत लगा दिया आगे। ये लो लिखने, शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है, एनसीईआरटी लिखती है आपकी। तीसरा आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो आयतन दोनों, तो V/V प्रतिशत। ये लो 3 तरीके से सांद्रता सीखेंगे अब अपनी इस चैप्टर में। सांद्रता की परिभाषा रेडी है, 3 तरीके हो गए, सुन लो। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब W/W प्रतिशत, ठीक है। फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो W/V प्रतिशत, ठीक है। फिर आयतन और आयतन प्रतिशत, तो V/V प्रतिशत। तो 3 प्रकार की सांद्रता है, 1 2 3। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आप इनको नोट डाउन कीजिए और पहली हेडिंग डाल लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत। आ जाइए पहले में द्रव्यमान प्रतिशत W/W। बहुत ही आसान है, ध्यान रखना। टोटल नीचे आता है विलियन और ऊपर आता है विले, तो बहुत ही आसान है। इसको ऐसे नहीं, यानी ये विले का भी द्रव्यमान लेना है और विलियन का भी क्या लेना है, द्रव्यमान। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, फॉर्मूला देखना, विले का द्रव्यमान अपॉन नीचे टोटल कौन आता है, विलियन का द्रव्यमान, और प्रतिशत निकालना है तो किससे गुणा करोगे, 100 से। ये लो, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा है तो तुम्हारे परसेंटेज निकलते हैं। वापस से आ जाओ इधर एक बार। 10 टोटल नंबर होते थे, 10 में से आप कितने लेके आए थे, 8 नंबर लेके आए। प्रतिशत कितने आए तुम्हारे, तो किससे गुणा कर दो, 100 से। 0 से 0 कट गया, 10 × 8, तो कितने परसेंट आए तुम्हारे, 80%। वही वाला मामला यहाँ पे। हाँ, यहाँ नीचे टोटल कौन होता है, तो विलियन, विलायक सब मिलके टोटल क्या बनाते रहे, विलियन। तो नीचे ले लो विलियन का द्रव्यमान, जो भी पात्र में टोटल मटेरियल बन गया तुम्हारा, उसका नीचे ले लो विलियन का द्रव्यमान। अब सांद्रता निकालनी है तो किसकी मात्रा निकालते हैं, सांद्रता में विले की मात्रा, तो ऊपर ले लो विले का द्रव्यमान, अर्थात पूरे विलियन में कितना विले गुलावा है, कितना प्रतिशत विले गुलावा है, वही होता है तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशत। तो फॉर्मूला याद करो आप तो, कि ऊपर विले का द्रव्यमान लिखूंगा, नीचे लिखूंगा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो ये तुम्हारा काम हो गया। फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए, फिर आपको इसका क्वेश्चन करवा देते हैं। आ जाइए भाई, शानदार प्रश्न है आपका। उदाहरण 2.1 आपके एनसीईआरटी का ही है, उदाहरण भी करवा रहा हूं यहाँ पे मैं, पीछे वाले अंकिक प्रश्न भी करवा रहा हूं, अभ्यास प्रश्न सब कुछ आ जाएंगे बोर्ड पे आपको। 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में, तो ये जो वजन दिया गया है भाई, वो किसका दिया गया है, विलायक का। ये कह रहा है कोई विलियन है, उसमें 320 ग्राम विलायक जल है, तो मतलब जल कौन है यहाँ पे, विलायक। पहले तो विले और विलायक पहचानना है, विलियन पहचानना है, सब कुछ निकालना आना चाहिए। तो 320 ग्राम जल में 40 ग्राम साधारण नमक घुला हुआ है। तो 320 ग्राम तो जल है, 40 ग्राम नमक है, तो विलायक तो यहाँ जल हो गया और विले कौन हो गया आपका, नमक हो गया। तो यहाँ से डाटा मिल गया। तो फिर ये कह रहा है विलियन की क्या निकालनी है, सांद्रता। निकाल देंगे आराम से। तो पहले तो इधर मैं ऐसा लिखता हूं, आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, तो दिया है क्या क्या दिया है तुम्हें, तो देखो क्या क्या दिया गया है। आ जाओ पहले विलायक, यहां विलायक कौन है, जल का द्रव्यमान दिया है तुम्हें, न्यूमेरिकल करना सीखो भाई। तो जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 320 ग्राम। ओके, 320 ग्राम लिख लिया। ऐसा ये बिल्कुल आगे यूनिट भी लगाया करो, यहाँ किलो नहीं है ग्राम है, तो ऐसा कैसा लिखा करो। पहला बात हो गई। दूसरी बात, विले का द्रव्यमान दिया है। विले कौन है भाई, नमक का द्रव्यमान भी तुम्हें दिया है। यहाँ पे कितना दिया है, नमक का द्रव्यमान दिया है कितना, 40 ग्राम। तो ये लीजिए 40 ग्राम।
अब आपको पता होगा रे, जब सांद्रता निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं, पहले यहां लिख देता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत जब भी निकालता हूं मैं तो फॉर्मूला क्या होता था, विले, बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए, विले का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। चलिए आ जाइए, विले का द्रव्यमान कितना है, विले का द्रव्यमान ये रहा भाई 40। ओके, नीचे आओ, देखो विलियन का द्रव्यमान पूछा है, यहां नीचे विलियन का द्रव्यमान चाहिए क्या, इधर तुम्हें विलियन का द्रव्यमान डायरेक्ट दिया हुआ है, नहीं, यहां विले का अलग दिया हुआ है और विलाय का अलग दिया हुआ है। अब आपको पता तुम्हें चाहिए विलियन का, तो विलियन का कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, आपको पता है विले और विलाय मिलके ही तो विलियन बनाते हैं। पानी के अंदर नमक घोल दिया तो फिर जो टोटल बना वही तो विलियन होता है, तो इन दोनों को यदि जोड़ दो तुम तो तुम्हें विलियन का द्रव्यमान मिल जाएगा। जैसे 40 ग्राम तो नमक मिला यार, 320 ग्राम क्या है, जल, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो मैं नीचे निकालूंगा इधर, विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, 320 प्लस 40, तो कितना हो गया टोटल, 360 ग्राम, 360 ग्राम। अब सही होगा तुम्हारा प्रश्न। तो ऊपर विले का द्रव्यमान 40 लिख दिया, नीचे विलियन का द्रव्यमान आ गया 360, और इनटू प्रतिशत निकालना तो किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। अब आप इसको सोल्व थोड़ा करके देख लो कितने परसेंट आते हैं, निकाल के देखते हैं अपन लोग। चलो काटा पेटी करते हैं, काटा पेटी करना आना चाहिए तुम्हें। अलग कलर का पेन लेता हूं मैं। ये देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, ओके। ये 4 से 36 कट गया कि नहीं कट गया, 4 से 36, 9 चौक 36, तो 9, तो ये आ गया 9, तो ये 100 तो ऐसा का ऐसा ही बच गया अभी, तो ये कितना आ गया 100/9, 100/9। अब 100 में 9 का भाग देके प्रतिशत में निकाल के बता दो भाई इसको, तो क्या 100 में 9 का भाग, तो ये मैं इधर देख के बताता हूं तुम्हें, एक एक लाइन बता रहा हूं मैं। 1 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो फिर कितने में जाएगा, 10 में, तो 9 एकम 9, ये लो 1 बच गया 10, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया 10। लेकिन अब ये हाँ कोई 0 नहीं था, मैंने उतारा है तो पॉइंट लग जाता है, फिर 9 एकम 9 और फिर 9 एकम 9, ये आगे ऐसा जाता जाएगा। तो जब भी किसी भाग में जाते जाओ तो 2 अंकों तक ले लिया करो, दशमलव के बाद में 2 अंक लेते हैं, पॉइंट के बाद में 2 अंक लेते हैं, तो आंसर आ जाएंगे 11.11%। आगे प्रतिशत लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि तुमने ये आंसर निकाले हैं वो प्रतिशत में निकाले हैं। तो जो भी ये तुम्हें विलियन दिया गया था उसकी सांद्रता आ जाएगी 11.11%। तो ध्यान से देखो इस प्रश्न को एक बार दोबारा से, खुद नोटबुक में करोगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। नोट कीजिए। अब दूसरा देखिए, अब की बार है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यदि एक सीख गए ना फिर कोई तुम्हें दिक्कत ही नहीं है। इसको बनाने का तरीका, पहले कौन है द्रव्यमान, तो ऊपर क्या आ जाएगा विले का द्रव्यमान। ध्यान रखना पहले विले आता है और नीचे कौन आता था भाई विलायक, सॉरी विलियन। तो फिर अब विलियन का द्रव्यमान नहीं आएगा, विलियन का क्या आ जाएगा आयतन। यहां आ जाएगा विलियन का आयतन। बस ये ध्यान रखो आप तो। और वही प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे 100 से। ये लो फॉर्मूला बन गया। कि ऐसा क्यों किया है, ऐसा थोड़ा ऐसा सोचो आप। तो कई बार क्या होता है चीज़ों को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लो किसी लिक्विड में, द्रव में कोई ठोस मिलाया होगा तो ठोस को तो नाप लिया द्रव्यमान के रूप में, और पानी वगैरह लिक्विड वगैरह तो उसको कई बार आयतन दे देते हैं उसका। या मान लो किसी गैस में कुछ ऐसी ठोस चीज़ मिलाई होगी तो ऐसे विलियन बनते हैं जब भी, तो गैस का आयतन दे देते हैं। तो यदि मान लो विलियन का तो तुम्हें यहाँ चाहिए आयतन, विलियन का क्या चाहिए आयतन, और विले का क्या चाहिए द्रव्यमान, तो गुणा कितना हो जाएगा 100 से। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इजी है, ऐसे करते जाओ आप। तो तीसरा आ जाओ, लास्ट क्या था आयतन, आयतन प्रतिशत
तो ये नाम से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे। अब की बार विले का भी आयतन लेना है और विलयन का भी आयतन। जैसे कोई लिक्विड में लिक्विड ही मिला दिया या गैस में गैस, जैसे 2 लीटर नाइट्रोजन में 1 लीटर ऑक्सीजन मिला दी, तो दोनों के लीटर लीटर दिए हुए हैं, तो दोनों के आयतन दिए हुए हैं, तो विले और विलायक दोनों ही वगैरह इसमें हैं, तो ये सब अपन आयतन में ले लेते हैं। तो आयतन में आप जैसा डाटा दे वैसा फॉर्मूला लगा देना। जैसे आपको द्रव्यमान दिया हुआ है तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगा देना। यदि द्रव्यमान आयतन दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो द्रव्यमान आयतन वाला फॉर्मूला लगा देना, और दोनों का ही आयतन दिया हुआ हो तो आयतन वाला फॉर्मूला लगा देना। तो आयतन प्रतिशत याद करना है, तो कैसे लिखोगे भाई, विले का आयतन अपॉन, नीचे ध्यान रखना हमेशा ही विलियन आएगा, विलियन का आयतन गुणा 100। ये लीजिए 3 फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, और पहले पे जो आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे रखा था वो भी मैंने आपको बता दिया, नोट डाउन कीजिए। अभी विलियन पूरा नहीं हुआ है, अभी विलियन में बहुत सारी बातें बकाया है। तो अब देखिए अगला विलियन में पॉइंट यहां से खूब आता है, विलियन में से खूब प्रश्न आएंगे आपके, संतृप्त विलियन तथा असंतृप्त विलियन। विलियन ही पढ़ रहे हैं अपन, उसमें कई पार्ट हैं वो पढ़ते जा रहे हैं आराम से, पूरी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो अब अगला टॉपिक आ गया संतृप्त विलियन तथा असंतृप्त विलियन। क्या मीनिंग है, क्या होता होगा। तो संतृप्त का मतलब होता है तृप्त, तो इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आपको तो डेफिनेशन लिख के आनी है एग्जाम में। तो देखो क्या हुआ होगा, ध्यान देना, ये घर पे भी होता है, अपने करते हैं ऐसा। ये मैंने लिया है पानी, क्या लिया, पानी। आप घर पे करके देख सकते हो, ये प्रैक्टिकल आराम से, बहुत इजी प्रैक्टिकल है। पानी लिया, क्या लिया, पानी, और इसका टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब उसको गर्म ठंडा कुछ नहीं करना। जैसा आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी लिया 1 गिलास का, और उसमें चीनी घोलना चालू कर दी। क्या घोलना चालू कर दी, चीनी। ये लीजिए मैंने इसमें क्या मिला दी, चीनी, और ये चीनी घोलना प्रारंभ कर दी। आपको पता है चीनी शुरुआत में आसानी से घुलती जाएगी, आप डालते गए घुलती गई, 1 चम्मच घुली, 2 चम्मच घुली, 3 चम्मच, 4 चम्मच, घोलते गए। थोड़ी देर बाद में आप क्या देखोगे, अब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। चीनी घुलना क्या हो जाएगी, बंद। जैसे तुम चीनी घोलोगे वो पेंदे में बैठना स्टार्ट हो जाएगी, पेंदे में दिखना लग जाएगी, अब नहीं घुलने वाली। और इसी विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन, अर्थात वह विलयन अब विलय की मात्रा से तृप्त हो चुका है, अब वो उसमें और ज़्यादा ये चीज़ें नहीं घुल सकती। लेकिन ये टेम्परेचर को निश्चित रखना पड़ेगा, तापमान को निश्चित रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो संतृप्त विलयन की भी डेफिनेशन दूंगा तो क्या कहेगा कि यदि किसी विलायक में, यानी विलायक का मतलब पानी, यदि किसी विलायक में किसी निश्चित तापमान पर अधिकतम विलय घुल गया हो, अधिकतम विलय घुल गया हो, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर असंतृप्त तो उल्टी परिभाषा हो जाएगी कि अभी तक असंतृप्त है, मतलब अभी तक तृप्त नहीं हुआ है, मतलब अभी तक और घुलना बाकी है। तो आप क्या कह दोगे कि भाई किसी भी विलायक में किसी निश्चित तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा अभी तक नहीं घुली हुई है, तो ऐसे विलयन को क्या कहोगे, असंतृप्त विलयन। मान लो इसमें 5 चम्मच घुलने की क्षमता है, माना है मैंने, कितनी चम्मच घुल सकती है, 5। अब यदि तुमने इसमें 5 चम्मच घोल दी तो ये विलयन कैसा कहलाएगा, संतृप्त विलयन। सही बात है, 5 चम्मच घोल दी, लेकिन तुमने अभी तक कितनी घोली है, 4 ही घोली है। तो 4 चम्मच घोली है, तो अभी ये तृप्त नहीं हुआ है। इसकी मांग कितनी है, 5 चम्मच की, तो 4 ही घोली है। तो ये जो 4 चम्मच वाला विलयन है, अभी इसको मैं क्या खाऊंगा, असंतृप्त विलयन खाऊंगा। भाई क्या खाऊंगा, असंतृप्त विलयन। तो आसानी से दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे इस चीज के, संतृप्त और असंतृप्त की परिभाषा लिखनी है। तो ये बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए है कि अधिकतम मात्रा घुल गई तो संतृप्त है, और अभी तक अधिकतम नहीं घुला है तब तक असंतृप्त है। तो संतृप्त होने के बाद में और मात्रा नहीं घुलती है, फिर तो तुम तापमान से छेड़छाड़ करोगे तो ही होगा। यदि तुमने 5, अब थोड़ा आगे का बता देता हूं,
यदि तुमने 5 चम्मच घोल दी और फिर ये अब घुलना क्या हो जाएगा, बंद। लेकिन यदि तुम उसको गर्म करने लग जाओ घोल को, तो फिर और चम्मच चीनी घुलने प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन वहां तो फिर तापमान परिवर्तन हो गया। लेकिन इसलिए इसकी परिभाषाएं, दोनों की परिभाषाएं निश्चित तापमान पर दी जाती है। तापमान को फिक्स रखना पड़ेगा, वरना तो संतृप्तता का लेवल बढ़ता जाएगा। लिखते हैं परिभाषाएं। आ जाओ भाई, मैंने परिभाषा लिख दी है। संतृप्त विलयन की बहुत ही अच्छी परिभाषा, जो तुम्हें ऐसे की ऐसे आपको एग्जाम में लिख के आनी है। बहुत ही ध्यान से देखो एक बार। जब किसी विलायक में, किस में बोलते हैं विलय को, विलायक में, जब किसी विलायक में किसी निश्चित तापमान पर, ये लाइन डालना बहुत जरूरी है, किसी निश्चित तापमान पर अधिकतम विलय घुला हो, कितना, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा घुला हो, अर्थात और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। अब और ज्यादा नहीं घोल सकते आप, नहीं घोला जा सकता, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, एक लाइन में पढ़ के देखो। जब किसी विलायक में किसी निश्चित तापमान पर अधिकतम विलय घुला हो, अर्थात और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद में लिखेंगे असंतृप्त की परिभाषा। अब देखिए असंतृप्त की भी बहुत ईजी है। असंतृप्त का मतलब क्या था, अभी जो सांद्रता है, जो मात्रा है, वो संतृप्त तक नहीं पहुंची है, उसे कम होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी टेक्निकल परिभाषा देखो। जब किसी विलायक में किसी निश्चित तापमान पर विलय की मात्रा या सांद्रता, एक ही बात है, सांद्रता अभी पढ़ाइए, विलय की मात्रा या सांद्रता संतृप्त स्तर से, संतृप्त वाला स्तर है उससे क्या हो, कम। यदि संतृप्त होने वाली मात्रा, जैसे 5 चम्मच घुल रही थी, 4 ही घोली तो कम है, यदि उसमें वो मात्रा अभी तक कम है, संतृप्त स्तर से कम है, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। एक लाइन में पढ़ के देखो एक बार में। जब किसी विलायक में किसी निश्चित तापमान पर विलय आना चाहिए, हाँ, विलय की सांद्रता या मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त कहते हैं। संतृप्त नहीं है मतलब क्या है, असंतृप्त। ये लीजिए, दोनों बेस्ट परिभाषाएं आपकी तैयार हो गई है। आज की एक अंतिम परिभाषा लिखेंगे, एनसीईआरटी ने बीच में डाल रखी है घुलनशीलता की, वो और लिख लेते हैं। लो भाई, लास्ट परिभाषा सीख लो आज की। घुलनशीलता क्या होती है, तो वही है, यदि संतृप्त विलयन पता है तो घुलनशीलता भी पता हो जाएगी। ध्यान देना वापस से, ये अभी मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें कितनी चम्मच घोली थी। पहले तो तापमान क्या कर देता हूं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। निश्चित तापमान होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें कितनी चम्मच घोली थी, 5 चम्मच घोलते ही ये विलयन कैसा हो गया था, संतृप्त विलयन हो गया था। तो संतृप्त विलयन होते ही जो विलय की मात्रा है उसको नाप लो, और वो मात्रा ही क्या कहलाएगी, तुम्हारी घुलनशीलता। यानी जब विलयन संतृप्त हो जाता है तो उसको तोल लो कि भाई कितनी चीनी घुली। मान लो 5 चम्मच घोली तुमने, और 5 चम्मच घोलने के बाद में पता चला कि 1 चम्मच में मान लो कि 20 ग्राम चीनी थी, तो 100 ग्राम हो गई। कितनी ग्राम, 100 ग्राम। और इसी मात्रा को फिर क्या बोल देता हूं, घुलनशीलता, कि भाई इतनी चीज घुली है। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, तो किसी संतृप्त विलयन में निश्चित तापमान पर विलय की स्थित मात्रा को क्या कह देते हैं, विलय की कितनी मात्रा घुल गई है, तो उस मात्रा को तो कह देते हैं घुलनशीलता। ध्यान देना, टेक्निकली बात को ध्यान देना। जो मात्रा घुली है विलय की, चीनी की, वो मात्रा तो हो जाती है घुलनशीलता, और उस पूरे विलयन को कह देते हैं संतृप्त विलयन। अब दोनों का अंतर भी पता चल गया होगा। उस पूरे विलयन का नाम तो संतृप्त विलयन है, और उसमें जो मात्रा घुली है, तोल, उसका माप, उसको माप लो, वो माप ही क्या कहलाती है, घुलनशीलता। तो इसके मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप अच्छे से उसको उतार के याद कर लीजिए। आ जाओ, लास्ट परिभाषा देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। किसी निश्चित तापमान पर घुलनशीलता देखनी है, संतृप्त विलयन देखना है, तापमान को निश्चित कर दो। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में स्थित, विलयन कैसा हो जाना चाहिए, संतृप्त विलयन में स्थित विलय की मात्रा, 2-3 बार बता रहा हूं, विलय की मात्रा कितनी घुली,
कितना पदार्थ घुला, जैसे चीनी। विलय की मात्रा घुलनशीलता कहलाती है। एक बार पढ़ के देखो, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में स्थित विलय की मात्रा को घुलनशीलता कहते हैं। और संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन सबकी बता चुके हैं। इसी के साथ आज आपने विलयन को पूरा पढ़ लिया है। तो विलयन आज के दिन अपन खत्म करते हैं। कल अपन कोलाइड पढ़ेंगे, निलंबन पढ़ेंगे। इन क्लासों को अच्छे से पढ़ें, नोट्स को अच्छे से लिखें। इनकी मैं वैसे PDF बना के अभी डाल दूंगा, इनके नीचे भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।